हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वील स्टडी अबाउट इनहिबिशन। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है एंजाइम सीरीज़ का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम इनहिबिशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल में देर आर सेवरल टाइप लाइक कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, मिक्स, सबस्ट्रेट, एंड उसके अलावा एक होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे इनहिबिशन के बारे में। अब बेटा जो वर्ड इनहिबिशन है, ठीक है, इनहिबिशन वर्ड इटसेल्फ जस्टिफाइज कि इनहिबिशन का मतलब क्या है, रोकना। ठीक है, तो मतलब कि एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को चेंज करना, किसमें? प्रोडक्ट में। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, एंजाइम की हेल्प से अगर कोई मॉलिक्यूल इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, इनहिबिट का मतलब रोक दे, स्टॉप कर दे। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल इसको इनहिबिट करेगा उन्हें क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स। और वो अगर एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इजीली ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं इनहिबिटर्स के। एंजाइम इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल है जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज। क्योंकि बेटा अगर वो एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं तो उसमें वो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर जितना सबस्ट्रेट हमें चाहिए था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और हम चाहते हैं कि फर्दर वो रिएक्शन जो है या वो कन्वर्जन जो है वो ना हो, तो वहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की ज़रूरत है। इसीलिए वहाँ पे क्या काम आएगा, इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे याद रखना है इनहिबिटर्स बेसिकली रेगुलेट कर रहे हैं। इनहिबिटर करते क्या है, कैटालिटिक एक्शन जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट एंजाइम स्लो डाउन कर देता है या कभी कभी एंजाइम कैटालिसिस करना बंद कर देता है। तो वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर्स। ये मॉलिक्यूल या तो एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे या कभी कभी एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके एंजाइम की किसी और साइट पे भी बाइंड कर सकते हैं और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेंगे। अब बात करें एंजाइम इनहिबिशन की, तो इनहिबिशन को हम मेनली बेटा दो में क्लासीफाई करते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब कि कोई इनहिबिटर के लिए लेट्स से हम एक लेटर कंसिडर कर लेते हैं आई। कोई एक इनहिबिटर था जो एंजाइम के साथ बाइंड करा, उसने यहाँ पे सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट था लेकिन सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने दिया। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया जिसकी वजह से अब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा। अब हो सकता है सपोज करो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, तो अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे इनिशियली इंक्रीज कर दी तो इनहिबिटर से एंजाइम ना बाइंड करके सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकते हैं। या फिर बाद में मैंने अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो हो सकता है इनहिबिटर से जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक होकर एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाए और इनहिबिटर रिलीज हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर एंजाइम और इनहिबिटर बाइंड कर गए, अगर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी एक बार कम हो गई या बंद हो गई तो वो वापस रिवर्स नहीं होगी, नहीं रिवर्स होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन मैकेनिज्म्स कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक बिहेवियर। जैसे कि जो रिवर्सिबल होते हैं उसके अलग अलग टाइप होते हैं, कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव। तो आते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन पे। रिवर्सिबल वर्ड इटसेल्फ डिफाइन इटसेल्फ कि ये इनहिबिशन रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी डिसरप्ट हो रही है, ये लॉस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल की वजह से। लेकिन ये एक्टिविटी रीस्टोर हो सकती है अगर हम किसी तरह उस इनहिबिटर मॉलिक्यूल को वहाँ से हटा दें। इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम के साथ बाइंड जब कर रहे हैं, एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर बाइंड कर रहे हैं तो बेटा ये जो बॉन्डिंग है वो टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू बाइंड कर रहा है, वीक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू हो सकता है। तो मल्टीपल वीक बॉन्ड से इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, और अगर ये वीक बॉन्ड से बाइंड कर रहा है तो हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जब तक इनहिबिटर बाइंड कर रहे हैं तब तक वो प्रिवेंट करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को। रिवर्सिबल इनहिबिशन में हमने बोला देयर आर 3 टाइप्स, कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, किसके बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ एंजाइम का मेन रोल क्या है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना। लेकिन अब इस पिक्चर में आ गया एक नया मॉलिक्यूल दैट इज इनहिबिटर। ठीक है, अगर मान लो दोनों मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एंजाइम की, लेट्स से दिस इज एन एंजाइम, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ इजीली बाइंड कर सकते हैं। दोनों मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ इजीली बाइंड करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। हो सकता है कि सबस्ट्रेट बाइंड कर दे और हो सकता है कि इनहिबिटर बाइंड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होगा कि अगर एंजाइम जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, और अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है। सो बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम पे या तो सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है या इनहिबिटर। इफ इनहिबिटरी मॉलिक्यूल इज बाउंड टू एंजाइम तो सबस्ट्रेट वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता एंड वाइस वर्सा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है तो एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी है, वहाँ पे इनहिबिटर बाइंड नहीं कर सकता। इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको बताया कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो इस कॉम्पिटिशन में सबस्ट्रेट जीत जाएगा, मतलब इनहिबिटर के मॉलिक्यूल्स कम है तो वो इजीली एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स जो होता है वो इसमें अनचेंज रहता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन Km जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके लिए आई थिंक आपको माइकलिस मेंटन कर्व याद होगा कि इस तरीके से होता है। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे ये होती है हमारी वी मैक्स, और हाफ वी मैक्स पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है Km। तो यहाँ पे वी मैक्स तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जितने एंजाइम थे वो सारे बाइंड करेंगे, लेकिन Km की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। Km क्या था, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ ऑफ द वी मैक्स पे कम हो जाती है क्योंकि अब इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स भी है जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहे हैं। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ सेम बाइंडिंग साइट के लिए। इनका जो ग्राफ होता है उसमें हमें पता चलता है कि Km की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ये वर्ड होगा डिक्रीज, ठीक है। Km की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, Vm की वैल्यू जो होती है वो अनचेंज रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर। ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आ सकते हैं, फीचर्स आ सकते हैं, ग्राफ आ सकते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमें यहाँ पे करना है लाइन वीवर वर्क। लाइन वीवर वर्क प्लॉट करना है हमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए। तो अगर इनहिबिशन नहीं थी तो पहले हमारा लाइन वीवर वर्क कैसे था, इस टाइप से था, ठीक है। तो लेकिन अगर इनहिबिशन हो जाती है तो इनहिबिशन होने की वजह से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होने की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी मैक्स है, याद रखना वी मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वी मैक्स की वैल्यू वही है, लेकिन Km की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। उसके अलावा क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि प्लॉट एट फिक्स्ड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बट डिफरेंट इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, मान लो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, और लेकिन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहे, तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा। तो उस केस में आप देख सकते हो हमें इस 3 स्ट्रेट लाइंस मिल रही है, ठीक है। तो ये जो सबसे नीचे लाइन है वो एंजाइम 1 मतलब सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन पे, ये उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे, और ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमें Km की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आएगी, ठीक है, लेकिन वी मैक्स जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की तो एग्जाम्पल में मेन एक एग्जाम्पल है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस का काम क्या होता है, वो सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में। सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूमरेट में, ठीक है। यहाँ पे इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है, मैलोनेट। मैलोनेट में क्या है, सक्सिनेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों तरफ CO2 ग्रुप होता है, और सेम चीज़ किस में होती है, मैलोनॉट में। अब दोनों का जो बाइंडिंग साइट है, मतलब जहाँ पे वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे वो कंपैरेटिवली सेम है क्योंकि दोनों के पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस जो है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, मैलोनेट के साथ। अगर वो मैलोनेट के साथ बाइंड करेगा, सक्सिनेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब कि यहाँ पे जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं कर रहा, दे डू नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे ये नॉर्मली एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो किसके साथ बाइंड कर रहा है, अगर ये एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर रहा तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल इनहिबिशन को परफॉर्म कैसे कर रहा है, क्योंकि ये बाइंड कर रहा है बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। मतलब एंजाइम जो है वो नॉर्मली किसके साथ बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट के साथ। बनेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आके यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक डेड एंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पे जो कैटालिसिस के इतने सारे रिएक्शन थे उनमें से कोई भी नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होगी, नए बॉन्ड नहीं बनेंगे, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन कैन बी ओवरकम अगेन बाय एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे Km और Vmax जो है वो दोनों चेंज होते हैं। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा, लेकिन बाइंड कर रहा है एक साइड पे अदर देन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। मतलब ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहा, बट कहाँ बाइंड कर रहा है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसके बाद ये उस कॉम्प्लेक्स में कहीं पे बाइंड करता है। इसके ग्राफ से हमें पता चलता है कि Km और Vmax की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, लेकिन जो स्लोप रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो स्लोप सेम रहेगी, तो मतलब स्लोप सेम रहने की वजह से दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारी नॉर्मल लाइन है जो इनहिबिटेड केस में थी, और अगर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाता है तो जो लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है, हमारा जो इंटरसेप्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद अगर अगेन दो तरीके के कर्व्स हमें करने हैं। अगर नॉर्मली लाइन वीवर बर्क में नॉर्मल लाइन वीवर बर्क और अनकॉम्पिटेटिव लाइन वीवर बर्क में क्या डिफरेंस हो रहा है, तो उसमें आपको फर्स्ट ग्राफ में नजर आ रहा है। सेकंड ग्राफ में बेटा वो पूछ रहे हैं कि अगर सपोज करो हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखते हैं और इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो अगेन हमें 3 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी फॉर फर्स्ट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड थर्ड एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एराइल सल्फेटेज, एराइल सल्फेटेज क्या होता है, इनहिबिट करता है किसको, हाइड्राजीन को। जनरली जो होता है ना बेटा अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है वो हमें सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन में नहीं मिलता, ये ज्यादातर आपको मिलता है किसमें, बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में। बट एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि हाइड्राजीन को इनहिबिट करता है कौन, एराइल सल्फेटेज। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पे। अब नॉन कॉम्पिटेटिव से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मॉलिक्यूल में कोई कंपटीशन नहीं है। इनहिबिटरी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहे। अब क्योंकि एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहे ना, इसीलिए यहाँ पे इनका एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि एंजाइम किसके साथ बाइंड करता है, सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट कहाँ पे आके बाइंड करते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करते हैं। तो ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर रहे, ये बाइंड कर रहे हैं किसी और साइट पे। ठीक है। द इनहिबिटर कैन बाइंड टू द फ्री एंजाइम या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी बाइंड करता है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ इनहिबिटर कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इससे पहले वाले दोनों केसेस में हमने देखा था कि अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो हम इस इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉम्पिटेटिव के केस में अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी देते हैं लेकिन इनहिबिशन तब भी होगा, Km वैल्यू चेंज नहीं होगी बट वी मैक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो बाइंड करते हैं डिफरेंट साइड पे, और ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। Km की वैल्यू अनचेंज रहेगी, वी मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हो, Km की वैल्यू अनचेंज है, इसीलिए यहाँ पे दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो यही है। ठीक है। स्लोप हमें चेंज होती हुई दिख रही है। तो ये ग्राफ है हमारा इनहिबिटेड का और ये है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का। अगेन एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे हमें इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है कि पहले नीचे I1 है, उससे ज़्यादा स्लोप I2 की है और सबसे ज़्यादा स्लोप थर्ड कॉन्सेंट्रेशन की है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे Km चेंज नहीं हो रहा तो जो -1/Km का जो पॉइंट है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो सेम है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो है वो इनहिबिट करता है H+ आयंस को। उसके अलावा हेवी मेटल और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब थायोल ग्रुप के साथ या सिस ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं सिस्टीन मॉइटी के, तब भी वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन का मतलब क्या है, ये कब होता है, व्हेन एन इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम के साथ भी बाइंड करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड करते हैं। इट मे बाइंड विद ग्रेट एफिनिटी विद द एंजाइम व्हेन द एंजाइम इज फ्री देन द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और वाइस वर्सा। लेकिन हो सकता है इनकी जो एफिनिटी है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड की तरफ हो, या तो ये फ्री एंजाइम की तरफ, ये जो इनहिबिटर्स हैं ये फ्री एंजाइम के टुवर्ड ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं, बाइंडिंग इजीली हो जाती है, या फिर किसी किसी केस में हम देखते हैं कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तरफ ज्यादा एफिनिटी रखते हैं। द इनहिबिशन इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। इफ द इनहिबिटर हैज इक्वल एफिनिटी फॉर बोथ द स्टेट्स, मिक्स्ड इनहिबिशन विल बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव। अगर ये दोनों की तरफ इक्वली एफिनिटी दिखाएगा या इक्वली बेंड दिखाएगा, इक्वल बॉन्डिंग दिखाएगा, तो उस केस में ये बन जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इन मिक्स्ड इनहिबिशन, इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट। तो जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट पे, ये वहाँ बाइंड नहीं करते, किसी और प्लेस पे बाइंड करते हैं। ठीक है। लाइन वीवर वर्क जो होगा वो लीनियर होगा, Km Vmax या स्लोप जो है वो इफेक्ट होगी इनहिबिटर की वजह से। ठीक है। तो ये हमें ग्राफ दिखा है इसका, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि Vmax की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है। तो ये हमें ग्राफ दिख रहा है इसका पहला अनइनहिबिटेड वाला जहाँ पे इनहिबिशन नहीं है, और अगर इनहिबिटर ऐड कर देते हैं तब क्या हो रहा है, तो Km की वैल्यू इस केस में तो हमें डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है। अगेन अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, लाइन वीवर बर्ग, जिसमें अगर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखें और इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, तो जो ग्राफ होगा वो अनइनहिबिटेड का ये है, और इनहिबिटर के ग्राफ में जो स्लोप है वो थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी।
अब नेक्स्ट इनहिबिशन का टाइप है सबस्ट्रेट इनहिबिशन, मतलब कि सबस्ट्रेट ही एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है। व्हेन द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें तो पहले तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, वेलोसिटी कर्व जो है वो अपने मैक्सिमम वी मैक्स वैल्यू तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम फिर भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा। ये हमने नॉर्मली माइकलिस मेंटन कर्व में पढ़ा था, क्योंकि देखो फिक्स नंबर ऑफ एंजाइम है, मान लो 100 एंजाइम्स है, ठीक है। हमने क्या करा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एक पॉइंट पे आके वी मैक्स हो गया। अगर 100 एंजाइम है तो 100 सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेंगे और ES कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे कितने, 100। अब मान लो अगर मैं इसके बाद भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके 400 कर देती हूँ, लेकिन एंजाइम तो 100 ही है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो 100 ही बनेंगे। मतलब कि एक पॉइंट के बाद अगर मैं सबस्ट्रेट को बढ़ा भी देती हूँ तो आफ्टर द सैचुरेशन सबस्ट्रेट इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। दिस इवेंट्स अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है सबस्ट्रेट इनहिबिशन। व्हेनेवर अ डेड एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म देयरबाय इनहिबिटिंग इट्स ओन कन्वर्जन टू द प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होगा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा वो एक डेड एंड पे आएगा जिसमें फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिएंट स्टेट नहीं बनेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सेवरल एंजाइम्स आर इनहिबिटेड बाय देयर ओन सबस्ट्रेट्स। द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनेट, जैसे हमने सक्सिनेट वाला पढ़ा था कि उसमें 2 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों एंड पे। एंजाइम रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन बोथ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम। अब क्या होगा, अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तभी ये रिएक्शन होगा। अब होता क्या है, किसी किसी केस में बेटा ऐसा होता है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे लेते हैं हम इसको, ये रहा हमारा एंजाइम, ठीक है। हमने कहा जो सक्सिनेट है, जो सक्सिनेट है उसके दोनों तरफ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन दोनों साइड्स के साथ बाइंड करेगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे एक CO2 बाउंड है और यहाँ पे एक CO2 बाउंड है जो आपस में कनेक्टेड है, और वो क्या है, सक्सिनेट मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब कि मैंने सक्सिनेट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमें ऐसे भी तो देखने के लिए मिल सकता है कि ये एक एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे एक CO2 के हेल्प से एक सक्सिनेट मॉलिक्यूल अटैच हो गया और सेकंड बाइंडिंग साइड पे दूसरा CO2 जो है वो दूसरे सक्सिनेट मॉलिक्यूल के। होना क्या चाहिए, चाहते हैं हम ये, मतलब आइडियल सिचुएशन ये है कि दोनों साइड्स पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाउंड है, लेकिन बाउंड किसका है, वो एक ही सक्सिनेट मॉलिक्यूल का बाउंड है। लेकिन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से एक साइड पे जो CO2 है वो एक सक्सिनेट मॉलिक्यूल का है, दूसरे साइड पे जो CO2 है वो दूसरे सक्सिनेट मॉलिक्यूल का है। इस केस में सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये जो बाइंडिंग है ये इस तरीके से हो रही है कि ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है। सो एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सक्सिनेट की वजह से इंक्रीज पॉसिबिलिटी हुई कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रॉम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेंगे सेम एंजाइम से। इससे एंजाइम रिएक्शन फर्दर नहीं होगा, ये बनेगा एक डेड एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबस्ट्रेट इनहिबिशन की बात करें तो ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट ही इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसका कर्व अगर देखेंगे बेटा, माइकलिस मेंटन कर्व अगर हम इस केस में देखें तो जैसे 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 सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, पहले रेट बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद रेट जो है वो कम होने लग जाएगा। लाइनवीवर बर्ग जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई हुई है कि आइडियली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनहिबिटर हो, सबस्ट्रेट इनहिबिशन है, तो जो वो कर्व है वो इस टाइप से बनेगा। द बायोलॉजिकल significance of substrate inhibition of phosphofructokinase ensures resources are not dedicated to the formation of ATP। इसका फायदा बेटा क्या होता है, एक चीज याद रखो, इनहिबिशन का फायदा है, इनहिबिशन का फायदा ये है अननेसेसरी एंजाइम की एक्टिविटी को अगर हमें कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है या रोकना है तो वो सारी चीजें इनहिबिशन के थ्रू कंट्रोल करी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की जो एक्टिविटी है वो सबस्ट्रेट की वजह से इनहिबिट हो जाती है, जिससे कि फायदा है कि सारी सेल की मशीनरी जो है वो सिर्फ ATP फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस कहाँ पे आता था, ग्लाइकोलिसिस में आता था। अगर वो एंजाइम इनहिबिट नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो अनकंट्रोलेबली परफॉर्म होता रहेगा और सेल के अंदर ATP बनता रहेगा और सेल की सारी मशीनरी ATP बनाने में यूज हो जाएगी। लेकिन सबस्ट्रेट इनहिबिशन की वजह से ये मैकेनिज्म रेगुलेट या कंट्रोल करा जा सकता है, ठीक है। सो ये सारे जो हमने अभी तक पढ़े ये सारे क्या थे, रिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि परमानेंट इनहिबिशन होगा, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स नहीं करा जा सकता। एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट या फिर बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर टू द एंजाइम कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टरवर्ड्स, तो मतलब ये परमानेंट है। ये इनहिबिटरी मॉलिक्यूल हाईली स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर एंजाइम में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आए तो वो अपने रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट एंजाइम हो जाएगा
इनएक्टिव इनहिबिशन कैन नॉट बी रिमूव बाय डाइल्यूशन और डायलिसिस विदाउट लूजिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब यहाँ पे हम डाइल्यूशन कर लें या डायलिसिस, सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, किसी भी प्रोसेस से ये इनहिबिशन जो है वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। Inhibitors generally form or break covalent bond with the amino acid residue essential for substrate binding। मतलब कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे कुछ ना कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं और वही अमीनो एसिड जो होते हैं वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। ये इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उन अमीनो एसिड्स को किसी तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, उनकी कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक करेंगे या उनके अंदर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस लाएंगे जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल है बेटा हैवी मेटल जैसे कि मर्करी, लेड, एल्डिहाइड या हेलोएल्किन। एल्केलाइटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं जैसे आयोडो एसिटेट या आयोडो एसिटामाइड जो कि कोवलेंट लिंकेज बना लेते हैं एसएच ग्रुप के साथ और फर्दर उसकी एक्टिविटी को डिसरप्ट करते हैं। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं कैन बी यूज्ड टू मैप द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। दे बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उसको मॉडिफाई करते हैं कोवलेंटली, लेकिन अब ये वहाँ से डिसोशिएट और सेपरेट नहीं हो सकते जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो होती है एक इफेक्टिव एंजाइम की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसी में इरिवर्सिबल में ही बेटा एक आता है मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स। मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स को हम बोलते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स और सुसाइड इनहिबिटर्स आर प्रोसेस्ड बाय द एंजाइम इन अ कैटालिटिक मैकेनिज्म जिसकी वजह से फॉर्म होते हैं रिएक्टिव कंपाउंड। रिएक्टिव कंपाउंड बनने का मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ बेटा, सपोज करो ये एंजाइम है, एंजाइम के साथ कोई एक मॉलिक्यूल ए जो अभी तक इनएक्टिव था, अभी तक क्या था, इनएक्टिव था, ये एज अ सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हुआ और इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है, नॉर्मली जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैटालिसिस होती है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बनती है, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और ये फर्दर चेंज होता है प्रोडक्ट में। तो मान लो ये जाके चेंज हुआ किसी एक मॉलिक्यूल, लेट्स से ए डैश मान लेते हैं, इसके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए, कुछ कैटालिटिक चेंजेस आए जिसकी वजह से अब ये जो मॉलिक्यूल बना है ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। तो मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से कुछ ऐसे रिएक्टिव कंपाउंड बन जाते हैं जो उसी एंजाइम को इनहिबिट या इनएक्टिवेट कर देते हैं और दीज इनहिबिटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर रैशनल ड्रग डिजाइनिंग। ठीक है, सो मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड सबस्ट्रेट्स होते हैं जिनको हम सुसाइड इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। ये मॉडिफाई कर देते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को इरिवर्सिबली। सुसाइड एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं लेकिन जब तक वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करते, जब वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे, बाउंड टू द एंजाइम, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे जब ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं। इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम एंड इज कैटालाइज्ड इन अ सिमिलर मैनर। एंजाइम की तरह एंजाइम के साथ बाइंड करेगा जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, कैटालिसिस होगा और जनरेट होगा एक केमिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करेगा बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये मेनली यूज होते हैं किसमें, ड्रग डिजाइनिंग में। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सेवरल इंपॉर्टेंट ड्रग्स जहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होता है, वाइडली यूज्ड ड्रग पेनिसिलिन एक्ट बाय कोवेलेंटली इनहिबिटिंग द एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज। ये ट्रांसपेप्टिडेज को इनहिबिट करता है, रोकता है और ट्रांसपेप्टिडेज जो है अगर वो रुक जाता है तो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं कर पाता और इससे बैक्टीरिया जो होता है वो इजीली ससेप्टेबल हो जाता है टू किल। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो वो इनहिबिट करते हैं कौन से एंजाइम को, साइक्लोऑक्सीजनेज को। साइक्लोऑक्सीजनेज को जब वो इनहिबिट करेगा तो वो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स है उनको रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या करता है बेटा, डीएमिनेट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जैसे कि डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये जो है वो डीएमिनेट करता है, मतलब उनमें से अमीनो ग्रुप रिमूव कर। सो ये डोपामीन को और सेरोटोनिन को जो है वो डीएमिनेट करता है। अब एक तो यहाँ पे देखते हैं एक एंजाइम है नॉर्मली मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये डीएमिनेट कर रहा है डोपामीन और सेरोटोनिन को। अगर ये डीएमिनेट होंगे मतलब कि डोपामीन और सेरोटोनिन की अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, तो कंडीशंस अराइज हो सकती हैं लाइक पार्किंसंस डिजीज या फिर डिप्रेशन जैसी कंडीशन। तो वहाँ पे हम एक ड्रग डेवलप करते हैं दैट इज डीप्रेनाइल। डीप्रेनाइल क्या करता है, इस एंजाइम को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, रोकता है। और अगर ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को रोक देगा तो डोपामीन और सेरोटोनिन की कॉन्सेंट्रेशन या लेवल जो है वो रिड्यूस नहीं होंगे और पार्किंसन जैसे या डिप्रेशन जैसे कंडीशन जो है वो डेवलप नहीं होंगे। ठीक है जी, सो ये था हमारा इनहिबिशन का टॉपिक। इनहिबिशन में बेटा एक चीज और आती है दैट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक
इनहिबिशन। बट हम जिस सब्जेक्ट को और जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं BBCCT 107, उस बुक के हिसाब से मैं सिलेबस को फॉलो कर रही हूँ और उसके हिसाब से एलोस्टेरिक इनहिबिशन को हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी में। बट येस आई कैन टेल यू अ वेरी ब्रीफ थिंग अबाउट इट। एलोस्टेरिक इनहिबिशन को ज़्यादा चेंज नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम है, वहाँ पे आके एक मॉलिक्यूल अदर देन द एक्टिव साइट के अलावा उस एंजाइम की कोई बाइंडिंग साइट होती होगी, वहाँ पे आके एक मॉलिक्यूल जिसको हम एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल मान लेते हैं, ठीक है, जब वो आके बाइंड करता है तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो binding of a molecule at with the enzyme at a site other than the active site leads to the conformational changes in the enzyme, और वो conformational changes की वजह से enzyme substrate binding नहीं हो पाती और enzyme की जो activity है वो decrease हो जाती है, ठीक है। With this we are done with enzyme inhibition. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। Thank you for watching and all the best.